शालिनी, मैंने बोतल के अंदर सारे बीज लगा दिए हैं और इन्हें पानी भी दे दिया है। मैंने और अनीता ने भी मिट्टी में अच्छे से बीज बो भी दिए हैं। अब बस हर रोज इन्हें समय से पानी देना है। इन गंवारों ने तो मोहल्ले की छत पर ही सब्जियों की खेती शुरू कर दी है। अरे हमारा शहरी मोहल्ला है, तुम्हारे गांव का कोई खेत नहीं। क्या कर रही हो तुम पांचों यहाँ? हम लोग रोज छत पर ठंडी ताजी हवा खाने के लिए आते हैं। अब क्या छत पर हमें तुम्हारी प्याज आलू की बदबू सूंघनी पड़ेगी? सारी की सारी छत तुमने कितनी गंदी कर दी है। मेरा तो इस तरफ झांकने का भी मन नहीं कर रहा है। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। जब हमारे छत पर सब्जियां उगेंगी ना, तब इन्हें पता चलेगा कि कितना फायदा है। आखिरकार क्यों ये 5 बहुएं इस तरह शहर के बीच बने इस मोहल्ले की छत पर यूं सब्जियों की खेती कर रही थी? आस पड़ोस के बोलने पर भी इन 5 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या कारण था इनका इस तरह छत पर खेती करने का? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ जी, आज हम सबकी पहली रसोई की रस्म है। बताइए आप क्या खाएंगी? जो भी बनाओ कुछ हल्का ही बनाना। शादी और रस्मों में इतना सब कुछ हैवी खाया है ना, अब तो बस हरी सब्जी और रोटी खाने का ही मन कर रहा है। अपनी सास की बात को सुनकर 5 नई नवेली बहुएं रसोई में जाती हैं और फ्रिज में से अलग अलग तरह की हरी सब्जी निकालती हैं, जिन्हें देख ये सारी सब्जियां तो कितनी बासी सी लग रही है ना। जब हम गांव में थे तो हमेशा हरी ताजी सब्जियां ही बनती थी। हमारे घर में खेत से यूं तोड़ो और यूं बना दो। शहर में तो लोग ठेलों पर से सब्जियां खरीदते हैं या बड़ी बड़ी दुकानों से सब्जियां लेकर आते। इन्हें क्या ही पता कि बासी और ताजी सब्जी में क्या फर्क होता है। चलो अब ये बना देते हैं। 5 बहुएं अलग अलग सब्जियों को बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती हैं और सब लोग बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। माँ जी, क्या यहाँ शहर में कोई भी अपने घर आंगन में सब्जियों की खेती नहीं करता है क्या? गांव में तो हर किसी के आंगन में ढेर सारी सब्जियों की खेती हुआ करती है। माँ जी, ये सारी सब्जियां भी काफी ज्यादा बासी हैं। हमें तो सब्जी में कुछ भी ज्यादा खास स्वाद नहीं लग रहा। बहू, ये शहर है, यहाँ पर कोई अपने घर आंगन में सब्जियों की खेती नहीं करता है। और वो सब्जी वाला ठेला लेकर हमारे मोहल्ले में आता है, हम तो उसी से ही सब्जियां ले लेते हैं। शाम का वक्त था। हर रोज की तरह सब्जी वाला मोहल्ले में सब्जियां लेकर आता है। सुषमा अपनी 5 बहू के साथ सब्जी लेने के लिए जाती है। भाई साहब, ये आलू टमाटर धनिया भिंडी कैसे दी है? आलू 30 रुपए किलो है, प्याज 35 रुपए किलो, टमाटर 40 रुपए किलो और ये लौकी घिया करेले 50 रुपए किलो है। सब्जियां बेच रहे हो या सोने के बिस्किट? ये बासी बासी सब्जियां आप इतनी महंगी बेचते हो, इनके तो हम 10 रुपए भी ना दे। ये ताजी सब्जियां हैं, जैसे खेत से आती हैं वैसे आकर आप लोगों को देता हूँ। इससे ताजी सब्जियां तो आपको पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेंगी। सब्जी वाले भी पान वालों से कम नहीं होते चूना लगाने में। ताजी सब्जियां बताकर कैसे इतने महंगे दामों में लोगों को बेच रहा है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज 5 बहुओं ने मिलकर घर के सारे कपड़े धोए थे। कपड़े धोने के बाद वो सभी जैसे ही कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाती हैं तो अपने ससुराल की इतनी बड़ी छत देखकर काफी खुश होती हैं। हमारे ससुराल में कितनी बड़ी छत है, ये तो मुझे आज पता चला। इसे देखकर तो मुझे अपना आंगन याद आ गया, वो भी इतना ही बड़ा है। आंगन से याद आया, हमारे आंगन में तो हम लोग कितनी सब्जियों की खेती किया करते थे। हमारे आंगन और छत बिल्कुल एक जैसा ही है, तो क्यों ना हम अपनी छत पर सब्जियों की खेती करें। अब शहर के मकान में आंगन तो होता नहीं है, तो क्यों ना छत पर ही अब सब्जियां उगाई जाएं। अरे अनीता, तुमने तो काफी अच्छा आइडिया दिया है। एक काम करते हैं, इस तरफ हम टमाटर प्याज की खेती करेंगे और इस तरफ हरी सब्जियों की। और मैं तो कह रही हूँ प्लास्टिक की बोतल ले आएंगे, उसमें हम धनिया पुदीना और मिर्च। इससे हमें आधे से ज्यादा सब्जियां घर में ही मिल जाएंगी, वो भी ताजी ताजी। पैसे भी बचेंगे और साथ ही साथ ताजी सब्जियां खाने को भी मिलेंगी। 5 बहुएं अपने सास के पास जाती हैं और छत पर खेती करने का परमिशन लेकर अब अपने पतियों से ढेर सारी मिट्टी, खाद, सब्जियों के बीज और बोतल मंगवाती हैं और छत पर खेती करने की सारी तैयारी करने लगती हैं, जिसे देख आस पड़ोस की औरतें कई तरह की बातें बनाने लगती हैं। यही सही है इन लोगों का। पहले तो सुषमा जी गांव की लड़कियां उठा कर ले आई और अब तो ये हमारे मोहल्ले की छत को ही खेत बनाने में लगी हुई हैं। अरे कान खोल कर सुन लो, ये तुम्हारी छत पर खेती जरा दिनों तक नहीं चलेगी। फालतू में इतनी मेहनत कर रही हो तुम लोग। उन औरतों की बातों को नजरअंदाज करते हुए 5 बहुएं अपने छत पर खेती करने के काम को जारी रखती हैं और कुछ हफ्तों में उनकी मेहनत अब रंग लाने लगती है। सभी बीजों में से छोटे छोटे पौधे निकलने लग गए थे। ये देखो, सभी बीजों में से छोटे छोटे पौधे निकलने लग गए हैं। और जरा इस तरफ तो देखो, इसमें तो हल्की हल्की मिर्च भी निकल रही है। ये देखो कितनी छोटे छोटे टमाटर हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मन कर रहा है इन्हें अभी ही तोड़ लूं। अभी नहीं, ये सभी अभी काफी कच्चे हैं। अभी तो हमें 1-2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा, फिर देखना कैसे हमारी मेहनत रंग लाती है।
जहां कुछ औरतें उन पांचों बहू की छत पर की गई खेती को देखकर मजाक उड़ाती, तो वहीं पांचों बहुएं अपनी छत पर हो रही खेती देखकर काफी खुश होती। ऐसे ही 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं और पांचों बहुओं की छत पर टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, सब्जियां जैसी पूरी खेती तैयार हो जाती है। ये देखो किस तरह हमारी मेहनत रंग लाई, सारी सब्जियां उग चुकी हैं। अब तो हम इससे आराम से सब्जियां बना सकते हैं। कितनी ज्यादा सब्जियां उगी हैं, खाने के साथ साथ बेच भी सकते हैं। चलो आज हम इन सभी ताजी सब्जियों को बनाते हैं। पांचों बहुएं अलग अलग तरह की सब्जियां तोड़ती हैं और उनसे आज काफी स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, जो घर में सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। अब जहां मोहल्ले की सभी औरतें सब्जी वाले से महंगे दामों में बासी सब्जियां ले रही थीं, तो वहीं ये पांचों बहुएं अपने छत से ही हर रोज मुफ्त में ताजी सब्जियां तोड़कर बनाती हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। ना जाने सब्जी वाला कैसी सब्जियां दे रहा है। कल पता है इससे मैंने टमाटर लिए और फ्रिज में रखना भूल गई। जब सुबह देखा तो आधे से ज्यादा टमाटर सड़ के खराब हो गए थे। हमारे घर का भी कुछ ऐसा ही हाल। अगर सब्जियां लेकर फ्रिज में ना रखे तो अगले दिन तक खराब हो जाती हैं। भाई साहब थोड़ा सही लगा लो, हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं, रोज आपसे तो सब्जियां लेते हैं। ये इतनी सी धनिया के आप 20 रुपए लेंगे हमसे? बहन जी, अगर आप धनिया की एक पत्ती भी लेती ना तो भी उसके आपसे पैसे जरूर लूंगा। ये सही है, आप लोगों का 100 ग्राम की सब्जी के 200 रुपए ले लेते हो आप तो। उस सब्जी वाले से सब्जियां लेकर मोहल्ले की काफी ज्यादा औरतें परेशान थीं, जिन्हें देख सुषमा, अरे अब तो समझ जाओ, पहले तो मैं भी तुम लोगों की तरह थी, लेकिन जब से मेरी 5 बहुओं ने छत पर खेती का काम शुरू किया है, तब से हर रोज हमारे घर में ताजी सब्जियां बनती हैं। तुम लोग भी क्यों ना इसी तरह सब्जियों की खेती शुरू कर लो। हम आपकी बहू की तरह कोई गांव की देसी बहू नहीं है जो छत पर सब्जियों की खेती शुरू कर लें। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। 4 से 5 दिन हो चुके थे, लेकिन सब्जी वाला अभी तक मोहल्ले में सब्जियां लेकर नहीं आया था, जिसके चलते कई लोगों को अब दूर जाकर मंडी से सब्जियां लानी पड़ रही थी, जिससे परेशान होकर आज आंचल इन पांचों बहू के घर आती है। घर पर मेहमान आए हुए हैं और सब्जियां बनाने के लिए घर में सिर्फ मिर्च और धनिया ही पड़ी है। क्या थोड़ी सी सब्जियां मिल सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, जरूर, आप रुकिए, हम सब्जियां लेकर आते हैं। जो औरतें कुछ दिनों पहले तक इन पांचों बहू की छत पर की जाने वाली खेती का मजाक उड़ा रही थीं, वही अब इन बहुओं से सब्जियां ले रही थीं, जिससे अब उनकी छत पर खेती करने का ये आइडिया काफी पसंद आने लगा था। हम लोगों ने तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया, लेकिन आज हमें तुम लोगों की जरूरत आ पड़ी। तुम्हारी छत पर उगी हुई सब्जियां सच में काफी ज्यादा ताजी हैं और जल्दी खराब भी नहीं होती हैं। हम लोग अपनी छत पर कैसे खेती करें? इतनी सारी सब्जियों की खेती करना तो हमारी छोटी छत पर पॉसिबल नहीं है। जरूरी नहीं कि आप लोग इन सारी सब्जियों की खेती करें। जैसे रोज काम आने वाली मिर्ची, धनिया, पुदीना, टमाटर जैसी चीजों की आप खेती आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको धनिया की जरूरत है और 10 रुपए की धनिया लेने के लिए आप इतनी दूर मंडी तो जाएंगे नहीं, और सब्जी वाला भी मोहल्ले में एक ही वक्त आता है। आप इतने सारे पैसे देखकर थोड़ी थोड़ी सब्जी बासी खरीद रही हैं, इससे तो सिर्फ आपका नुकसान है। और नहीं तो क्या, आप थोड़ी बहुत समझोगे तो खेती कर ही सकती है ना। इससे कम से कम आपको महीने के थोड़े बहुत पैसे तो आराम से बच जाएंगे। पांचों बहू का आइडिया कई सारी औरतें को अच्छा लगता है। अब अपनी छत पर ही छोटी छोटी सब्जियों की खेती सब करने लगते हैं, जिनसे अब आधे से ज्यादा सब्जी अपने घर में ही मिल जाती है। और अब मोहल्ले के कई सारे लोग अपने घर में हर रोज ताजी सब्जियां बनाते हैं और महीने के कई सारे पैसे भी बचाते हैं। इतना बड़ा सोने का महल, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया में ऐसे भी घर होते हैं। हम गरीबों की तो झोपड़ी थी। इस जो एक छोटी सी झोपड़ी से मैं यहाँ आई हूँ ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सोने का महल है। कितना आलीशान है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े सोने के वास हैं, सब कुछ सोने का ही है। अरे तुम्हें सोने का महल मिला, लेकिन तुम ये घास का दहेज क्यों लेकर आई हो? अरे क्यों अपनी ससुराल वालों की नाक कटा रही हो? थोड़ी तो ससुराल वालों के बारे में सोच लेती। बताओ, ऐसा कोई करता है क्या? सोने का महल मिल गया, लेकिन कटोरी से भीख मांगने की आदत नहीं गई। घास का दहेज ले आई मुंह उठाकर। क्या चल रहा था सोने का महल, घास का दहेज? इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं और कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। रश्मि अपने गरीब माँ बाप के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में बड़ी ही परेशानियों के साथ रहती थी। हे भगवान, इस छत को भी अभी टूटना था क्या? अगर मैंने माँ और बाबा को बताया कि हमारी छत टूट रही है तो वो और परेशान हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, घास से छत को ढक देती हूँ, कम से कम ऊपर से कुछ गंदगी तो नहीं आएगी ना। रश्मि घास का इस्तेमाल करके छत को ढकने लगती है। कुछ दिनों बाद रश्मि घर में बैठी थी, तभी उसकी माँ गायत्री आती है। आज तो कहीं भी कोई भी काम नहीं मिला। मैंने सोचा था कि कहीं से कोई काम मिल जाएगा तो घर के लिए राशन ले आऊंगी।
खाना भी नहीं है ना घर पर बिल्कुल। माँ कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, बाबा ले आएंगे। बाबा तो गए हैं ना काम पर, और उनकी तनख्वाह का दिन भी तो है ना आज। वो पैसे ले आएंगे और आज अच्छा ही खाना खाएंगे हम। दोनों मोहन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद मोहन घर पर आता है तो उसका मुंह लटका हुआ होता है। बाबा क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने सोचा था कि आज तनख्वाह मिल जाएगी तो मैं सबके लिए कुछ बाहर का खाने के लिए लेकर जाऊंगा, लेकिन मालिक कह रहे थे 4 दिन बाद तनख्वाह मिलेगी। ठीक से नहीं हुआ है इस बार। क्या आपको भी नहीं मिले पैसे? तो फिर आज हम लोग क्या ही खाएंगे? मुझे भी नहीं पता आज हम क्या खाएंगे और क्या होगा आज। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ से खाना बनाती हूँ। रश्मि तुरंत बाहर जाती है और कुछ हरी सब्जियां जुगाड़ करके वो घास वाली रोटी बनाकर सबको देती है। सच में हमारी बेटी कितनी गुणी है, मुसीबत से लड़ने में बखूबी है। अभी भी कैसे फटाफट से सबके लिए घास की रोटी बना दी ताकि हम लोगों का पेट भर जाए। और नहीं तो क्या। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रश्मि के घर बड़ी सी गाड़ी में सुजाता अपने बेटे के साथ आती है। जी नमस्कार। नमस्ते बहन जी, हमने आपको पहचाना नहीं। आप लोग यहाँ हमारे घर, आप तो देखने में काफी अमीर और बड़े घर से लगते हैं, फिर आप यहाँ पर क्यों? दरअसल मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है, और आप लोगों का रहन सहन, साधारण सभ्यता, मुसीबत से लड़ना और लड़के खड़े होना, ये सब हमें भी बहुत पसंद है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से ही हो। क्या? लेकिन आप तो इतनी अमीर हैं, आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर इतनी अमीर होने के बाद आप मेरी गरीब बेटी से अपने बेटे की शादी क्यों करवाना चाहती हैं? इसमें अमीर गरीब वाली बात कहाँ से आ गई? मैं तो ये रिश्ता लेकर आई हूँ। मुझे आपकी बेटी पसंद है। आप अपनी लड़की की शादी तो कहीं न कहीं करोगी ही ना, तो फिर मेरे बेटे के साथ क्यों नहीं? मुझे गरीबी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे घर में अच्छी बहू आए जो हमारे घर को अच्छे से संभाल सके। तो इसमें क्या गलत सोच लिया हमने? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम आपको जानते नहीं हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन गांव के बाहर वाला जो बड़ा सा महल है वो हमारा ही है। उसके बारे में आपको पता होगा ना। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप आराम से अपना फैसला बता दीजिएगा। सुजाता इतना बोलकर वहां से चली जाती है। सुजाता की ये बात सुनकर रश्मि के माँ बाप दोनों ही हैरान हो जाते हैं। देखिए जी, इतना अच्छा रिश्ता बार बार तो आता नहीं है। ये लोग कितने अमीर हैं, इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं। मैं तो यही सोच रही हूँ कि हमने गरीबी में दिन देखे हैं, लेकिन हमारी बेटी को वो दिन न देखने पड़े, वो हमेशा खुश रहे। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। एक बार लड़के के बारे में और परिवार के बारे में पता कर लेता हूँ। सब सही रहा तो जल्द ही शादी भी करवा दूंगा। मोहन और गायत्री दोनों ही सुजाता के परिवार के बारे में जानकारी पता करते हैं और कुछ दिनों में रिश्ता तय कर देते हैं। गायत्री, हमने अपने बड़े घर में हमारी बेटी का रिश्ता तो कर दिया, लेकिन हम अपने बेटी को खाली हाथों तो विदा नहीं कर सकते हैं। मैं यही सोचकर परेशान हो रही थी कि हम अपनी बेटी को दहेज में क्या देंगे। खाली हाथ भेजेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तभी वहां दरवाजे पर सुजाता अपनी बेटी के साथ आती है। अरे आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? भगवान की दया से हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप अपनी बेटी को खाली हाथ भेज देंगे तो भी हमारे लिए वो हमारी प्यारी बहू होगी। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन हम बेटी के माँ बाप, हम भी तो कुछ सोच रहे हैं ना। अपनी बेटी को थोड़ी विदा कर सकते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। देखिए, ये तो हर माता पिता की इच्छा होती है, मैं मना तो नहीं करूंगी, लेकिन आप इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि आपको कुछ देना ही है, क्योंकि हमें तो आपकी बेटी चाहिए। इससे ज्यादा हम कुछ लेने की हैसियत भी नहीं रखते। अब धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ रहा था। ये देखकर मोहन घास से कुछ बर्तन, बिस्तर और गद्दे वगैरह बनाता है और अपनी बेटी को देते हुए कहता है, रश्मि बेटी, तुझे पता ही है हम लोगों की हैसियत इतनी है नहीं कि मैं तुझे अमीरों वाली बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे पाऊं। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए इतना कुछ। अरे आप लोग वैसे ही मेरे लिए इतना कुछ कर चुके हैं। मुझे तो आप लोगों के बारे में सोचकर चिंता सता रही है कि मेरी बात आप लोग कैसे रहोगे, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। रश्मि बेटा, एक दिन हर लड़की को विदा होकर अपनी ससुराल तो जाना ही पड़ता है। हम तो बस यही चाहेंगे कि तू अपने ससुराल में हमेशा खुश रहे। इस तरह अब रश्मि की अंकित नाम के लड़के से शादी हो जाती है और वो अपने सोने के आलीशान महल में जाती है। गृह प्रवेश का समय होता है और रश्मि अपने सोने के आलीशान महल को देखकर काफी हैरान हो जाती है।
माँ जी मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा सोने का इतना बड़ा आलीशान महल है, लेकिन मैं दहेज में कुछ भी नहीं लाई। मैंने तो आज तक ऐसा महल कभी सपने में भी नहीं देखा था, लेकिन भगवान ने इसे मेरी हकीकत बना दिया। अरे अब माफी मांगने से क्या, लोगों के आगे तो अपनी सास की नाक कटवा ही दी। बताओ, एक गरीब घर की लड़की को सोने का महल मिल गया है, लेकिन वो तो है गरीब घर से ना, वो कैसे अपनी नस्ल भूल सकती है। अब भी अपने ससुराल वालों की बेइज्जती करने का कोई मौका थोड़ी ना छोड़ रही है। बस कीजिए आप लोग, मेरी भाभी को कुछ भी मत बोलिए। देख रही हो, अरे बेटी तू जानती नहीं है, गरीब लोगों को घास के दहेज कभी तुमने सुना भी है? हाँ मैंने सुना है, क्योंकि वो मेरी बहू लाई है, और आप लोग कोई नहीं होते हैं मेरी बहू के खिलाफ इतना कुछ बोलने वाले। हमें कोई परेशानी नहीं है घास के दहेज से, तो आप लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? और बहू तो चिंता क्यों कर रही है? तू जो कुछ भी अपने ससुराल में लेकर आई है ना, आस पड़ोस के लोगों का काम तो बस 4 बातें बोलना होता है, और वो उन्होंने बोल दिया। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। रश्मि अब अपने सोने के आलीशान महल में रह रही थी, लेकिन वहां पर उसे हर चीज में काफी ज्यादा डर लगता है। हे भगवान, यहाँ मुझसे कोई गलती ना हो, मुझसे कहीं कोई गलती हो गई तो उनका नुकसान हो जाएगा। रश्मि अपने सोने के महल में कुछ भी काम करने से काफी डर रही होती है। ऐसे ही वो अपने सोने की खिड़की साफ कर रही होती है, तभी वहां नेहा आती है। भाभी क्या हुआ? मैं खिड़की साफ कर रही हूँ, चिंता मत करना, मैं आराम से कर रही हूँ, कुछ नहीं होगा सोने की खिड़की को। रश्मि की बात सुनकर सुजाता कहती है, बहू तो इतना घबरा क्यों रही है? सोने की खिड़की है, मेरी किसी गलती की वजह से टूट गई या फिर कुछ नुकसान हो गया तो? बहू अब से ये तेरा घर है, सोने का आलीशान महल तेरा है, तो चिंता मत कर। हम जैसे रहते हैं तू भी वैसे रहे, और मैं समझ रही हूँ तुझे डर किस बात का होगा। तू नुकसान नहीं करना चाहती, लेकिन हमें इस बात की चिंता नहीं है। तुझे कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमसे बात कर। अपने ससुराल वालों की बात सुनकर रश्मि का डर खुलता है और वो धीरे धीरे अपने सोने के आलीशान महल में एडजस्ट करने लगती है, और इसी के साथ अब अपने ससुराल में खुशी खुशी भी रहती है।